जहाँ पर उसी थंडर वर्ग बीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया होता है। सारे लोग अचंभे में होते हैं उस बीस्ट को देखने के बाद। सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार ये कौन सा मॉन्स्टर है? क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसने अभी अभी अटैक किया था उस बंदे पर? प्रिंस हेंज भी कहता है, यह है लाइटनिंग डीमन बीस्ट इंसेक्ट। तभी एक बंदा उस बीस्ट को देखने के बाद कहता है, इम्पॉसिबल, आखिरकार इतने हाई रैंक का इंसेक्ट डीमन बीस्ट यहाँ पर कर क्या रहा है? और बताया जाता है लाइटनिंग डीमन इंसेक्ट बेसिकली तौर पर इस तरीके के इंसेक्ट डीमन बीस्ट नॉर्थन माउंटेन्स में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये कहीं पर अपीयर होते हैं तो वहाँ पर आता है एक नेचुरल डिजास्टर, और इन्हें भी एक नेचुरल डिजास्टर के तौर पर ही देखा जाता है। और इन जैसे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के लिए एक नेशनल लेवल के स्केल की सबजुकेशन फोर्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वह डीमन इंसेक्ट एक और अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। वह बंदा भी सभी से अलर्ट होने के लिए कहता है, लेकिन अगला थंडर अटैक सीधा उसी बंदे के ऊपर होता है, जिस अटैक को झेलने के बाद तो उस बंदे के मुंह से भी धुआं निकल आता है। सारे ही सोल्जर्स इस नज़ारे को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अमेलिया भी इस अटैक को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। वह कहती है, क्या एक लाइटनिंग स्ट्राइक ऐसे तो मैजिक वेरियर द्वारा भी पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता? जहाँ पर वह इंसेक्ट उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। वे कहते हैं, आखिरकार हम इसे कैसे ही हरा सकते हैं, हम तो इसके सामने कैसे भी नहीं जीत सकता। जहाँ पर वह सोल्जर हमारी अमेलिया के पास आते हुए कहता है, अमेलिया, क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए? जहाँ पर अमेलिया भी इस सिचुएशन को देखने के बाद सोचती है, नहीं, यह तो काफी ज्यादा बुरा है, हमारे सोल्जर सारे पैनिक कर रहे हैं। जहाँ पर प्रिंस हेंज सभी को ऑर्डर देता है, सभी शांत हो जाओ। जिसकी बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स थोड़े पल के लिए शांत होते हैं। और हिंज आगे कहता है, अगर तुम सीधे ऐसे ही पीठ दिखाकर दौड़ोगे तो तुम्हारे पीछे अटैक हो सकता है, तो सारे ही लोग एक ऑर्डर में दौड़ो और नीचे झुक जाओ, यहीं पर छुप जाओ। हमें इसके अटैक्स की लाइन को रोकना है और इसे तोड़ना है। जैसे ही तुम्हें कोई ओपनिंग मिले तो तुम्हें काउंटर अटैक के लिए भी तैयार हो जाना है। जिसकी बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं। अमेलिया भी कहती है, जैसा कि प्रिंस से एक्सपेक्ट ही किया गया था, लेकिन आपका थैंक यू। हिंज भी कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई नेक्स्ट मूव है? क्योंकि यह लॉन्ग रेंज में ही अटैक कर रहा है और इतनी लंबे डिफेंस के साथ और इतनी दूरी के साथ हम उसके डिफेंस को तो कैसे भी नहीं तोड़ सकते। अमेलिया भी कहती है, हाँ, इसकी लॉन्ग रेंज के अटैक करने की ही स्पेशलिटी है, हमें कैसे भी करके इसे क्लोज कॉम्बैट में एंगेज करना होगा। मैं सीधा अटैक करूंगी और उसे टेक डाउन कर दूंगी। जहाँ पर पीछे से सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन अमेलिया, इस लाइटनिंग अटैक को सीधे सामने से कन्फ्रंट करना काफी ज्यादा ही कठिन होगा। अमेलिया कहती है, चिंता मत करो, और वैसे भी तुम रोज वोल्ट हॉर्स के पावर को कम मत आगो, यह कम से कम 1 या 2 हिट को तो आराम से झेल लेगा। और जैसे ही ओपनिंग मिले तो अपनी फॉर्मेशन को दोबारा से बनाने पर ध्यान देना और प्रिंस को पीछे से सपोर्ट करना। जिसकी बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं और ऐसा कहकर अमेलिया सीधा ही उस मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर देती है। जहां पर अमेलिया आगे बढ़ते हुए सोच रही होती है, जैसा कि मैंने पहले देखा है, इसके अटैक को चार्ज होने के लिए 5 सेकंड का टाइम लगता है। अगर मैं अपनी पूरी स्पीड के साथ इसकी तरफ दौड़ूं तो इसे सिर्फ एक ही अटैक करने का टाइम मिलेगा। अगर मैं इसकी एक स्ट्राइक को किसी तरीके से झेल लेती हूँ तो मैं इस पर अटैक कर सकती हूँ और इसकी रेंज में आ सकती हूँ। तो मैं चली। जहाँ पर वह अपने स्टॉर्म स्पीयर नाम के अटैक को भी चार्ज अप कर लेती है, लेकिन हम तभी देखते हैं किसी ने उसके घोड़ों के टांगों को पकड़ लिया होता है, जिसे देखकर तो अमेलिया भी चौंक जाती है। वह कहती है, क्या? और बताया जाता है ये हैं वाइंडिंग वाइन्स। ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक ट्री डीमन का है, जो कि अपने शिकार की टांगों को पकड़ लेता है और उसकी मूवमेंट्स को रोक देता है। तभी वहाँ पर कुछ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि सीधा आकर उसी हॉर्स की टांगों पर बाइट करने लगते हैं। हॉर्स भी काफी जोर से चिंगाड़ने लगता है। अमेलिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये चल के आ रहा है अचानक से। तभी होती है काफी खतरनाक सी लाइटनिंग स्ट्राइक अमेलिया के ऊपर, जो कि सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक होती है। लेकिन तभी अमेलिया कुछ नोटिस करती है। वह देखती है कि जितने भी जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी उस लाइटनिंग स्ट्राइक को झेल रहे हैं, बिना रुके इसी हॉर्स की टांगों को काटे जा रहे हैं। और सोचती है, क्या ये मॉन्स्टर्स टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं? जहाँ पर वह इंसेक्ट फिर से अमेलिया की तरफ बढ़ने लगता है। सोल्जर्स भी इस सीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वे भी कहते हैं, अमेलिया भी इसके सामने नहीं टिक पाई, योर हाइनेस, हमें क्या करना चाहिए? जहाँ पर प्रिंस हेंज तो खुद इसी सीन को देखने के बाद चौंका पड़ा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे वैन की, जो कि कहता है, इस तरफ सभी लोग उस धुएं की तरफ भागो। जहाँ पर हम उस धुएं करने वाले लोगों को देखते हैं, जो कि हमारे वैन की टीम के ही लोग होते हैं। बताया जाता है हमारे वैन ने जो पहले घास उखड़वाई थी वह उसका नाम था स्मोक ग्रास। ये कुछ इस तरीके के प्लांट्स हैं जो कि नेचुरली तौर पर डिमोनिक रियल में ही उगते हैं।
यह इनकी खासियत है, जब ये बड़े होते हैं तो मेटल एलिमेंट्स को अपने आप से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब इन्हें जलाया जाता है तो ये काले रंग का धुआं प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मेटल के पार्टिकल्स भी होते हैं, जिससे वह धुआं काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और इस वजह से वह धुआं आसमान में नहीं उड़ता और वहीं पर फैल जाता है और एक काले धुएं की चादर बना देता है। वैन भी चिल्लाते हुए कहता है, ये लाइटनिंग अटैक्स किसी एक पॉइंट पर होते हैं, तो अगर वह हमें नहीं देख पाएगा तो वह हम पर अटैक भी नहीं कर पाएगा। जितने भी घायल लोग हैं जल्दी से उनको ले जाओ। और इस धुएं के बादल के पीछे एक काफी बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पर जाकर हम छुप सकते हैं। हेंज भी अचानक से वैन को वहां देखकर चौंक जाता है और कहता है, सभी लोग उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जहाँ पर सारे ही सोल्जर्स कुछ ऐसा ही करने लगते हैं, वे भी पीछे उसी धुएं की तरफ भागने लगते हैं उन घायल नोबल्स को लेकर। लेकिन हमारे हिंज को तो अभी भी काफी ज्यादा चिंता होती है लेडी अमेलिया की। लेकिन वैन सीधा भागता हुआ जाता है अपने हॉर्स के साथ और कहता है, लेडी अमेलिया को मेरे लिए छोड़ दो, मैं उसे लेकर आता हूँ अभी। और वह हिंज की पास से काफी रफ्तार में गुजर जाता है। हिंज भी कहता है, मैं समझ गया। और अगला सीन हमें फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे सोल्जर्स, वैन, अमेलिया और प्रिंस इन सारे ही लोग होते हैं। अमेलिया को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है तो उसे पट्टी लगाई जा रही होती है। जहाँ पर तभी वैन आ जाता है, वह कहता है, मैं आ गया। प्रिंस हिंज भी कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, अब आगे की चीजें कैसी चल रही हैं। वैन कहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बल्कि यहाँ पर अनगिनत मॉन्स्टर्स हैं जो कि पूरे फॉरेस्ट के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमें पूरी तरीके से घेर लिया गया है। सोल्जर भी कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम किसी तरीके से उन्हें हटा कर नहीं निकल सकते। वैन भी कहता है, अगर हम किसी तरीके से इस फॉरेस्ट से बाहर भी निकल गए तो भाई साहब बाहर जाकर हम क्या ही कर लेंगे, क्योंकि बाहर तो है काफ़ी बड़ा ओपन एरिया, वो भी दलदल वाला। वहाँ पर वह लाइटनिंग बग इंसेक्ट हमें काफ़ी आसानी से ढूंढ कर हमें लाइटनिंग मार मार कर मार ही देगा। हेंजी कहता है, तो यहाँ पर रुकना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। वैन कहता है, हाँ तुम्हारी बात एकदम सही है, जैसे ही अंधेरा छाएगा वे बीस्ट इस फॉरेस्ट के अंदर भी आने लगेंगे और उस अंधेर का फायदा उठाते हुए हम पर अटैक करेंगे। हेंजी कहता है, इन घायल लोगों की कंडीशन तो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, हमें जल्दी से जाकर मेन फोर्स को ज्वाइन करना होगा ताकि हीलर्स इन्हें जल्दी से जल्दी सील कर सकें। वैन कहता है, वैसे देखने से ऐसा लगता है कि जिन जिन को चोट लगी है वे अभी भी जिंदे हैं। प्रिंस एंज भी कहता है, हाँ ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। वैन भी कहता है, नहीं हम तो जैसे तैसे करके जिंदा बची गई। हिंज कहता है, चलो ये तो बातें सब ठीक है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से उस लाइटनिंग डीमन इंसेक्ट को तो कैसे भी करके हराना ही होगा। जहाँ पर वैन कहता है, हाँ वैसे ये सही है, हमें अपने ग्रुप को अच्छी तरीके से लीड करना होगा। लेकिन तभी वह कुछ मन में सोचता है, वह कहता है, रुको, आखिरकार मैं इसके साथ इतना कैजुअली तौर पर कैसे बात कर रहा हूँ। प्रिंस एंज भी उसकी ऐसी हरकत को देख कर कहता है, क्या कुछ गलत है। जहाँ पर वैन भी तिरछी निगाहों के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो मैंने भी सोचा था कि जो हिंज है वह एक काफ़ी अच्छा पार्टनर हो सकता है मेरा। उस टाइम पर चाहे जितनी भी होपलेस सिचुएशन क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। लेकिन अंत में यही मेरा सबसे बुरा दुश्मन निकला, जिसने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मुझसे सारी ही चीज़ें छीन ली। तभी वैन के ख्यालों को तोड़ते हुए अमेलिया कहती है, मैं उसे हराऊंगी, क्योंकि आखिरकार यह सिचुएशन सिर्फ मेरी मिस्टेक की वजह से अपीयर हुई है। मैंने वैन की वार्निंग को इग्नोर किया और अपनी पूरी यूनिट को खतरे में डाल दिया। एक कमांडर के तौर पर मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और हाँ वैन, मुझे माफ़ करना। जिसकी बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स, यहाँ तक कि वैन और प्रिंस एंज भी चौंक जाते हैं। तभी अमेलिया कहती है, लेकिन मैं अपनी आखिरी ड्यूटी एक कमांडर के तौर पर तो पूरा करके ही रहूंगी। वैन क्रूगर, क्या मैं तुम्हारे घोड़े को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ। वैन भी कहता है, आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो। वह अपने प्लान को बताते हुए कहती है, मैं सीधा जाकर उनके ग्रुप पर चार्ज कर दूंगी और एक छलावे के तौर पर उन पर अटैक करूंगी। जिस टाइम पर मैं उसे भटका रही होंगी तो तुम वहां से निकल सकते हो। सोल्जर्स भी कहते हैं, लेडी अमेलिया यह तो एकदम बेवकूफ़ाना हरकत है। हिंज भी कहता है, यह तो, क्या तुम मरना चाहती हो। अमेलिया कहती है, यही एक तरीका है जिससे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकती हूँ। मैं अपने सोल्जर्स को तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ योर हाइनेस। जिसकी बात को सुनकर तो हिंज भी कुछ नहीं कह पाता। लेकिन तभी वैन कहता है, मुझे मेरा घोड़ा उधार देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम सिर्फ मरना चाहती हो और सब खत्म। इस तरीके का कोई भी बोरिंग प्लान बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जिसकी ऐसी बात को सुनकर तो अमेलिया भी चौंक जाती है, वह भी कहती है, क्या। जहाँ पर वैन आगे कहता है, हम सभी लोग जिंदा वापस लौटेंगे उस लाइटनिंग डीमन बीस्ट को हराकर, और उसके लिए प्लान, मेरे दिमाग में अभी अभी एक प्लान आया है।
जहाँ पर हमारा वैन उन सभी से कहता है मेरा प्लान एकदम सिंपल है, उस थंडर डीमन इंसेक्ट को हराना और तुम सभी को यहाँ से जिंदा ले जाना। जिस बात को सुनकर अमेलिया और उसके सारे ही सोल्जर्स एकदम चौंक जाते हैं और मन में सोचते हैं क्या सच में सभी लोग इस सिचुएशन से जिंदा बाहर निकल सकते हैं और क्या यह पॉसिबल भी है। प्रिंस हिंज भी कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिरकार मैं भी सुनना चाहूँगा तुम्हारे ये प्लान को। सभी को इस तरीके से अपनी तरफ घूरता हुआ देख कि हमारा वैन पहले तो अपने गले को साफ करता है और फिर कहता है कि हमारा ऑपरेशन जैसे ही शाम होगी और सूरज ढलेगा तभी चालू होगा, जब ये मॉन्स्टर्स उस अंधेरा का सहारा लेते हुए इस फॉरेस्ट में एंटर करेंगे। अमेलिया भी कहती है आखिरकार वही टाइम क्यों, आखिरकार उससे पहले यानी कि दिन के समय में भी तो हम उन पर अटैक कर सकते हैं, वे तो हमारे लिए अच्छा होगा। वैन जवाब देते हुए कहता है नहीं, वह टाइम सही नहीं है, अगर हम इस टाइम पर उन पर अटैक करेंगे तो वे हमारे इंटेंशन को काफ़ी आसानी से पता लगा लेंगे और जैसे ही सूरज ढलेगा उसके बाद वे अटैक करने के लिए हमारी तरफ आएंगे तो उनका टाइम पर उसका गार्ड सच में काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अमेलिया भी कहती है हाँ आगे बताओ। जहाँ पर वैन कहता है हमारा प्लान कुछ इस तरीके से है, पहले तो कोई बंदा जाकर मैजिक की एक काफ़ी बड़ी सी लहर को उत्पन्न करेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना रिलीज करेगा, जिससे कि वह सभी जो दलदली मॉन्स्टर्स हैं उनको ध्यान को आकर्षित करेगा और तभी वह थंडर लाइटनिंग डीमन इंसेक्ट उसी बंदे पर ही अटैक करेगा और फिर उस लाइटनिंग की जो अटैक की जो फ्लैश लाइट होगी उससे हम उस डीमन बीस्ट का पता लगा सकते हैं। तब बारी आएगी अमेलिया की, तुम उस पर अटैक करने के लिए जाओगी जब उसका 5 सेकंड का रिचार्ज टाइम हो रहा होगा तब, और उस पर एक अचानक अटैक करोगी। अमेलिया भी कहती है तुम्हारा प्लान तो एकदम बढ़िया है लेकिन फिर भी हमारे रास्ते में काफ़ी सारे ही मॉन्स्टर्स और 3 मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, उनका क्या करेंगे। अगर हम पहले की तरह ऐसे ही पकड़े गए तो ये तो हमारे लिए काफ़ी बुरा होगा और 5 सेकंड के निकलने का पता भी नहीं चलेगा। वैन कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे इस बार कुछ अलग करने के लिए कह रहा हूँ, इस बार तुम जब उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ो तो तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक स्ट्रॉन्ग स्पीयर नाम की टेक्निक का यूज़ करना और अपने सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर को हटाते जाना। इस तरीके से तुम काफ़ी कम समय में उस डीमन इंसेक्ट के पास पहुंच जाओगी। अमेलिया कहती है क्या स्टॉर्म स्पीयर चार्ज अटैक को करना है, लेकिन वह अटैक तो एक सिंगल पॉइंट पर मैक्सिमम मैजिक पावर को फोकस करता है, अगर मैं उस पावर का यूज़ उन कमज़ोर से मॉन्स्टर्स को हटाने में करूँगी तो मेरी पावर तो कमज़ोर पड़ जाएगी, जिस वजह से मैं उस मॉन्स्टर के सेल को भी नहीं तोड़ पाऊंगी। तभी वैन कहता है नहीं, तुम्हें उस टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर वहाँ पर और थोड़ा टाइम निकालूंगा और तब तुम अपने फोर्स को चार्ज कर लेना। अमेलिया भी कहती है कैसे। जहाँ पर वैन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घोड़े पर बैठकर चलूंगा। जिस बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि एक घोड़ा आखिरकार एक मैजिक बीस्ट का मुकाबला कैसे कर सकेगा। जहाँ पर वैन आगे कहता है उस टाइम पर जब तुम अपनी मैजिक पावर को फिर से इकट्ठा करोगी और क्लोज रेंज में जाकर थंडर डीमन इंसेक्ट को काफी आसानी से हरा दोगी अपने स्टॉर्म स्पीयर की वजह से, तो हमारी यूनिट सीधा दलदल में चार्ज करेगी और हमारी अकेली पड़ चुकी हुई अमेलिया को बचाएगी। जिस बात को सुनकर तो सोल्जर भी चलाते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे जैसे एक घोड़ा जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है वह एक थंडर डीमन इंसेक्ट का मुकाबला कैसे करेगा, यह तो एकदम रिडिकुलस है, आखिरकार क्या तुम हमारी लेडी अमेलिया को मरवाना चाहते हो। लेकिन तभी हमारे वैन के स्क्वाड का एक मेंबर कहता है तुम सभी चुप हो जाओ, तुम इडियट्स, अब यह टाइम तूड़ तड़ाका करने का नहीं है बल्कि अब टाइम है हमारे कैप्टन की बातों को सुनने का। अमेलिया के सोल्जर्स भी कहते हैं क्या तुम उसके इस बेकार के प्लान पर भरोसा कर रहे हो। तभी वैन का स्क्वाड मेंबर कहता है हाँ हम अपने कैप्टन पर भरोसा करते हैं। वैन भी उनकी इस वफादारी को देखकर चौंक जाता है और वे सोल्जर्स कहते हैं हमारे कैप्टन वैन ने हमें कल कहा था कि वह हमें बेकार की चीज़ों के लिए मरने नहीं देगा, तो हम हमारी जिंदगियों को उसकी इन शब्दों के ऊपर दांव पर लगा देंगे। जिसकी ऐसी बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स शांत हो जाते हैं। जहाँ पर वैन भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है। अमेलिया भी मन में सोचती है देखने से ऐसा लगता है कि इस बंदे ने इन जैसे अकड़ू बंदों की लॉयलिटी को इतना जल्दी अचीव कर लिया। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले उसने एक पावरफुल दुश्मन के साथ 1-on-1 फाइट भी की थी और इस सिचुएशन में भी यह पर्सन कुछ अलग ही वाइब दे रहा है। जहाँ पर अमेलिया कहती है मैं समझ गई, मैं तुम्हारे इस प्लान पर भरोसा करती हूँ। जिसकी बात को सुनकर वैन भी खुश हो जाता है। तभी अमेलिया कहती है इस प्लान को आगे जारी रखने के लिए यहाँ पर एक और दिक्कत है, मॉन्स्टर्स के ध्यान को आकर्षित करने वाला बंदा कौन बनेगा आखिरकार, और कौन थंडर बीस्ट की उस लाइटनिंग अटैक को झेलेगा। अगर किसी के वीक मैजिक प्रोटेक्शन से उसका अटैक तो हिट हुआ तो वह बंदा मारा भी जा सकता है। जिसकी बात को सुनकर सारे ही सोल्जर्स
यहाँ तक कि वैन और प्रिंस हेंज भी चौंक जाते हैं। अमेलिया भी कहती है, क्या यहाँ पर ऐसा कोई बंदा है जो कि इसके लिए वॉलंटियर करना चाहिए? सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है। तभी प्रिंस हेंज कहता है, ओह मैं देख सकता हूँ, तो मैं इसके लिए वॉलंटियर करूँगा। जिसकी बात को सुनकर तो सारे ही सोल्जर्स भड़क जाते हैं। वे कहते हैं, नहीं योर हाइनेस, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, प्लीज़ इसे दोबारा सोचो। तभी हिंज कहता है, रॉयल्टी का नाम ही ऐसे लोगों से बना है जो कि कमज़ोर लोगों के लिए सामने जाकर खड़े होकर फाइट करते हैं। अगर इस काम को मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अमेलिया भी कहती है, लेकिन योर हाइनेस इसकी सिचुएशन को क्रिएट करने वाला मैं ही थी, एक कमांडर। तो आखिरकार मैं आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कैसे कह सकती हूँ? हिंज भी कहता है, नहीं यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीमन इंसेक्ट को हराना, वो भी अपने स्पीयर के साथ। और एक पलटन लीडर के तौर पर उस मॉन्स्टर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको सपोर्ट करना भी। वैन भी कहता है, क्या तुम पक्के तौर पर इस बात को कह रहे हो? प्रिंस हिंज भी कहता है, मैं जितना हो सके उतना अपने दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वैन, तुम लेडी अमेलिया के साथ वहां जाकर उस इंसेक्ट को हराओगे। वैन भी कहता है, हाँ वैसे तुम्हें इसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैन आगे कहता है, एक बार थंडर डीमन इंसेक्ट हार जाए तो हमें पीछे से आने वाले अटैक्स की कोई चिंता नहीं है। हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन सारे ही डीमंस को हराते हुए यहाँ से एस्केप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और एक और आखिरी बात, हमारा गोल है सभी को जिंदा यहाँ से बाहर निकालना, और किसी को भी यहाँ पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं। जिसकी ऐसी जोशीली बातों को सुनकर सारे ही सोल्जर्स शांत हो जाते हैं। अमेलिया भी देखती है और सोचती है, इसके शब्दों में सभी सोल्जर्स को अपनी होप दिखाई दे रही है, और मुझे भी यह महसूस हो रहा है कि यह पर्सन किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखा सकता है। अमेलिया भी कहती है, सभी लोग ध्यान से सुनो, यह है हमारा फाइनल ऑपरेशन होने वाला है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे पूरे जी जान से लगा देना, और किंगडम के एक सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी को पूरा करना। जहाँ पर कुछ टाइम बाद हम हिंज को देखते हैं, जो कि उस जंगल के सेंटर में आ चुका होता है, और वहाँ पर आते हुए कहता है, वैन तुम ही शो ऑफ नहीं कर सकते, मैं भी शो ऑफ करने के लिए एकदम काबिल हूँ। देखने से ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसमें। और तभी वह रिलीज करता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर को, जिसे देखकर तो सारे ही लोग चौंक जाते हैं। वे भी कहते हैं कि इतनी इनक्रेडिबल पावर है, और जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वे सीधे ही प्रिंस की तरफ दौड़ रहे हैं। हम देख भी सकते हैं काफ़ी सारी मॉन्स्टर्स की लाल आंखों को, जो कि सीधा ही प्रिंस हिंज को देख रही हैं। सारे ही मॉन्स्टर्स प्रिंस हिंज की तरफ पूरी पावर के साथ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। प्रिंस हिंज भी उनका सामना करने के लिए एकदम तैयार होता है। प्रिंस हिंज के पास सारे ही सोल्जर्स खड़े होते हैं, जो कि तैयार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वे सोल्जर्स अपनी मसालों को दूर फेंक देते हैं, ताकि उन दुश्मनों की जो लोकेशन है उसे एक्सपोज किया जा सके। वे मसाले वे उड़ती हुई जा रही होती हैं और एक जगह पर जाकर गड़ जाती है, जिससे दिखते हैं काफ़ी सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स उनके सामने चलते हुए आ रहे होते हैं। तभी वह मॉन्स्टर काफ़ी जोर की दहाड़ लगाता है। तभी सोल्जर्स तो उन्हें देखकर ही डर जाते हैं। वे सोचते हैं, क्यों इतने नंबर में ये मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर तो कोई भी रास्ता नहीं है कि हम उन्हें रोक भी सकें। जहाँ पर वे मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमारे वैन का स्क्वाड मेंबर कहता है, कोई भी मैं पैनिक मत करना, जब तक कि लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं आ जाए तब तक होल्ड करके रखो। अगर इससे पहले हमारे प्रिंस हार जाते हैं तो हमारे ये ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा, तो चलो। और ऐसा कहकर वह मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। तो सोल्जर्स को भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वे भी उसी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने लगते हैं। जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स के हाथों सोल्जर्स घायल हो रहे होते हैं, तो कहीं सोल्जर्स उस मॉन्स्टर्स को काट रहे होते हैं। हमारे प्रिंस को तो अभी भी उसी लाइटनिंग डीमन विस्ट इंसेक्ट विस्ट का इंतजार होता है, जो कि कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं सोल्जर्स के पीछे छुपा हुआ होता है। और वहाँ पर हो रही होती है काफ़ी खतरनाक सी बैटल, और हमारे हिंज को वह विस्ट विस्ट सेंस हो जाता है और कहता है, क्या वह वहाँ पर है? उसे सेंस करते के साथ ही वह अपने मैजिक डिफेंस को पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऑन कर लेता है। जहाँ पर उस इंसेक्ट ने भी हमारे हिंज की लोकेशन का पता लगा लिया होता है, और उसी के साथ करता है काफ़ी खतरनाक सा लाइटनिंग अटैक हिंज की तरफ, जो कि डायरेक्टली आकर प्रिंस हिंज को हिट होता है। लेकिन प्रोटेक्शन की वजह से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अटैक काफ़ी पावरफुल था, जिस वजह से वह अपने घुटनों के बल आ जाता है। उसी लाइटनिंग अटैक की जो फ्लैश होती है उसे देखते ही वैन भी चिल्लाते हुए कहता है, हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है, चलो जल्दी से। अमेलिया भी तैयार हो जाती है सीधा चलने के लिए और कहती है, तो चलो चलते हैं वैन क्रूअर। वे दोनों ही सोल्जर्स की बगल से निकलते हुए जा रहे होते हैं उसी मॉन्स्टर की तरफ। प्रिंस हिंज उनकी थोड़ी और मदद करने के लिए अपनी एक और मैजिक का यूज़ करता है और एक लाइटनिंग बॉल को आसमान की तरफ भेजता है, जिसे देखकर तो अमेलिया और वैन दोनों ही चौंक जाते हैं। उस लाइटनिंग वॉल की वजह से उन्हें अपने सामने का रास्ता काफ़ी साफ साफ दिख रहा होता है।
अमेलिया कहती है अब मुझे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, हम सबसे छोटे रास्ते को चुनते हुए आगे बढ़ेंगे। वैन भी यह सीन देखकर चौंक जाता है और देखता है प्रिंस एंज की तरफ और मन में सोचता है आखिरकार क्यों, आखिर वह इस तरह क्यों लड़ रहा है कि वह अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा। यह तो एग्जैक्टली मेरे पिछले लाइफ वाले हिंज की तरह ही है। नहीं, मुझे आज बेकार की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, अभी तो मुझे सामने की ओर ध्यान रखना है। हमारे पास सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं। जब हमारे सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं तो अमेलिया भी अपने स्टॉर्म स्पीयर नाम के अटैक को चार्ज अप कर लेती है और चार्ज करती है उसी अटैक के साथ उन सारे ही मॉन्स्टर्स को जो कि चीरते हुए उन्हें निकल जाती है और तेजी के साथ भी सीधा ही उसी डीमन इंसेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अमेलिया भी मन में सोचती है हमारा और उस इंसेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वह काफ़ी कम है, इस तरीके से तो हम उसके नेक्स्ट अटैक के चार्ज अप होने से पहले ही उसके पास पहुंच जाएंगे। अभी भी 3 सेकंड बचे हुए हैं लेकिन तभी वहां पर कुछ होने लगता है और हमारी अमेलिया अपने सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि उनके सामने आ चुका होता है मड गोलम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है यह मड का बना हुआ होता है, इसकी पूरी बॉडी पर कीचड़ ही कीचड़ होता है, लेकिन कीचड़ का बना होने के कारण यह किसी भी फिजिकल अटैक को काफ़ी आसानी से ऑब्जर्व कर ले सकता है। अमेलिया भी उसे देखकर वहां पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह मन में सोचती है पहले से ही यह पूरा दलदली इलाका अब काफ़ी ज़्यादा ही कीचड़ से भरा हुआ है जिस वजह से मैं अपने पूरे चार्ज की पावर को यूज़ नहीं कर पा रही। अब अगर यह भी सामने आ जाएगा तो मेरे चार्ज की पूरी पावर ही खत्म हो जाएगी। क्या मुझे इसकी बगल से निकलना चाहिए? तभी वैन कहता है नहीं, कुछ मत करना, तुम सीधे आगे बढ़ती रहो। और ऐसा कहते कि साथ ही वैन उसकी घोड़ी से छलांग मारता है जहां पर अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड बचे होती हैं, जहां पर वैन ने उस अमेलिया के स्टॉर्म स्पीयर चार्ज की जो मोमेंटम होती है उसका यूज करते हुए काफी लंबी छलांग मारी होती है। यह कुछ ऐसा है जैसे कि एक चलती हुई वेलिस्टा से कैनन वॉल फायर की जाए एक गोलम की तरफ, जहां पर वैन मन में सोचता है ये जो डी मड गोलम्स होते हैं इनका जो कोर होता है वह इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है। वैसे तो इसके कोर को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन अगर इसमें इस स्पीड को जोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये लो मड गोलम में आया और ऐसा कहकर वह उस मड गोलम में छेद करते हुए आगे निकल जाता है और इसी अटैक के साथ वह मड गोलम भी खत्म हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है और अमेलिया भी इस सीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। मन में सोचती है क्या उसने एक स्ट्राइक के साथ मड गोलम को हरा दिया। जहां पर हमारा वैन ऊपर से गिर रहा होता है तो भाई साहब अमेलिया भी उसे हवा से ही कैच कर लेती है और कहती है अगर तुम अगली बार से कोई भी ऐसी रैकलेस चीज करो तो मुझे पहले बता देना। वैन भी कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे कैच कर लोगी और ऐसा कहकर वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन भाई साहब उस लाइटनिंग डीमन इंसेक्ट का जो चार्जिंग टाइम होता है वह पूरा हो चुका होता है और यहाँ से उन दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली होती हैं। वह इंसेक्ट भी तैयार होता है लाइटनिंग अटैक को करने के लिए। वह भी हमारे वैन और अमेलिया को अपनी तरफ आता हुआ नोटिस कर लेता है और अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अमेलिया चिल्लाते हुए कहती है वैन वह अटैक आने वाला है। वैन भी कहता है हाँ मुझे पता है, तो अब से मेरी बारी है। और ऐसा कहकर वह फिर से छलांग मारता हुआ उसी इंसेक्ट की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर वह डीमन इंसेक्ट तो अभी भी अमेलिया की तरफ ही देख रहा होता है और उस पर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होता है। वैन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। वह देखता है कि उस डीमन इंसेक्ट का जो अटैक है उसकी डायरेक्शन अमेलिया की तरफ है। वह भी मन में सोचता है नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं करने दे सकता, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा ऐसा कुछ। अमेलिया भी पीछे से चिल्लाती है वैन ध्यान से। वैसे तो इस टाइम पर हमारा वैन का कोई भी इरादा नहीं है उसके अटैक को ब्लॉक करने का, क्योंकि अगर वह ब्लॉक करने जाएगा तो वह खुद मर जाएगा। तो इस टाइम पर वह करता है काफी खतरनाक सा लेग अटैक जिससे उस डीमन इंसेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वही चेंज हो जाती है और उसका अटैक आसमान की तरफ हो जाता है। फाइनली वैन ने ये करके दिखा दिया होता है, उसके अटैक से अमेलिया को बचा लिया होता है। और भाई इस अटैक के बारे में बताया जाता है, ये इस अटैक का नाम है एंटी बीस्ट डीमन किलिंग टेक्निक, जिसमें हमारी लेग की जितनी भी लॉन्ग और पावरफुल मसल्स होती हैं उनको सीधा एक स्ट्रेट लाइन में लाकर उनकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक अटैक किया जाता है और इस टेक्निक को काफी खतरनाक भी माना जाता है। लेकिन फिर भी यह डीमन इंसेक्ट के इस सेल को नहीं तोड़ सकती। लेकिन अब उस डीमन इंसेक्ट की नज़रों में हमारा वैन भी आ चुका है जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा माना जा रहा है और उसे पर अटैक भी करने लगती है वह डीमन इंसेक्ट। वैन भी सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन करीना के उन अटैक्स के से ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो भाई साहब हमारा वैन भी उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है और डॉज करते हुए सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही साथ वह उसके अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा होता है अपने टेक्निक्स के साथ। ऐसा करते करते वह उसके सिर के पास पहुंच जाता है और अपने पंच में पूरी पावर को गैदर करते हुए सीधा एक रख के पंच मारता है उस बग बीस्ट के सिर पर। उस पंच में उसने पूरी पावर लगा दी होती है और उसे अटैक को करने के बाद वह पीछे हट जाता है।
लेकिन फिर भी उस इंसेक्ट को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं होता, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वैन भी मन में सोचता है, लगाए देखने से ऐसा लगता है कि यह काम नहीं किया, लेकिन यह ठीक है, मैं इसे अपने अटैक को रिचार्ज करने का टाइम नहीं दे सकता। जहाँ पर वह बीस्ट फिर से हमारे वैन पर अटैक करने लगता है। वैन जैसे तैसे करके उसके सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और इन दोनों की इस फाइट को हमारी अमेलिया दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। यहाँ पर उसने भी अपने अटैक को चार्ज अप कर लिया होता है। अमेलिया भी इनकी फाइट को देखते हुए मन में सोचती है, क्या वह फाइट, उसमें तो एक बंदा बिना मैजिक पावर के साथ लड़ रहा है। उसे याद आता है अपने बचपन के दिनों की बात, जहाँ पर उसका फादर कह रहा होता है, अमेलिया खड़ी हो जाओ। यह ग्रेट मैजिक जो कि हमारे नोबल्स के पास होता है, यह इसलिए होता है ताकि हम पावरलेस लोगों की मदद कर सकें। अगर तुम्हें इस वेट को कैरी करना है तो तुम्हें अपने इस हार को कभी नहीं मानना होगा। चाहे तुम्हारे हाथ टूट जाए, चाहे तुम में दम ना रहे, फिर भी अपने स्पीयर को कभी मत छोड़ना। और यही हमारे परिवार की प्राइड है। तो खड़ी हो जाओ अमेलिया। अमेलिया भी उनकी बातों को सुनकर खड़ी होने लगती है और कहती है, प्लीज एक और बार आइए फादर। जिसके ऐसे जो उसको देखकर उसके फादर भी खुश हो जाते हैं और वह मन में सोचती है, मैं हमेशा से ही उन्हीं टीचिंग्स को मानती रही, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने वैन जिसे पावरलेस होना चाहिए वही मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या मैं शुरुआत से गलत थी? क्या मेरी प्राइड दूसरे के लोगों को उनके मैजिक के अमाउंट से ही जज करती थी? यह तो किसी एरोगेंट प्राइड से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, छोड़ो। प्रिंस हिंज और वैन ने मुझे लास्ट चांस दिया है और इस स्ट्राइक के साथ मैं इस बीस्ट को भी काफ़ी आसानी से प्रेसाइज कर दूंगी। जहाँ पर वैन और उस इंसेक्ट की फाइट अभी भी हुई जा रही होती है। बीस्ट भी चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वैन भी मन में सोचता है, क्या मेरे अटैक्स काम कर रहे हैं? तो फिर ये लो। जहाँ पर वैन अपने अटैक्स को जारी रखना चाहता था, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर हम देखते हैं उस इंसेक्ट ने अपने अटैक को निकाल लिया होता है अचानक से। जिस टाइम पर तो हमारा वैन भी कार्ड काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वह भी कुछ नहीं कर पाता और हम देख पाते हैं उस इंसेक्ट का जो निकीला डंक होता है वह हमारे वैन के आर पार हो चुका होता है। जिस नज़ारे को देखकर तो अमेलिया भी चौंक जाती है, कहती है वैन। और बताया जाता है इन जैसे इंसेक्ट की जो पीछे की टेल होती है उसकी रफ्तार एक विप यानी कि कोड़े की समान होती है, जिसकी स्पीड ने हमारे वैन के रिफ्लेक्सेस को भी मात दे दी। इस नज़ारे को देखकर तो अमेलिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, पर चिंता मत करो, मेरा मैजिक चार्ज कंप्लीट हो चुका है। वैन इंतजार करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस तरफ से अमेलिया का अटैक आ रहा होता है उस इंसेक्ट बीस्ट ने हमारे वैन को उसी तरफ कर दिया होता है। जिस नज़ारे को देखकर तो अमेलिया भी चौंक जाती है, वह कहती है इम्पॉसिबल। पहले तो उन मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर यह काम कर रहा था और अब वह उसने अचानक अटैक किया ताकि वैन को फंसाया जा सके और अब वह वैन को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है। यह मॉन्स्टर सच में टेक्निकली तौर पर एक्शंस को ले रहा है। मैंने इस जैसे मॉन्स्टर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। सबसे पहले अगर इसने दूसरी लाइटनिंग स्ट्राइक करी तो मैं तो उसे रजिस्ट भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने अपने स्पीयर को इस तरीके से रिलीज किया तो वैन जरूर से इस अटैक की चपेट में आ जाएगा। तभी वैन चलाते हुए कहता है, ये ठीक है, तुम करो। हमारी अमेलिया भी उसकी आवाज को सुन लेती है। वैन भी कहता है, तुम फायर करो, हम इसी तरीके से जीत सकते हैं। अमेलिया कहती है, लेकिन तुम तो। वैन भी चलाता है, नहीं, ऐसा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से अटैक करो। एक कमांडर के तौर पर अपनी ड्यूटी को पूरा करो। उसकी ऐसी सातर आंखों को देखने के बाद तो अमेलिया भी चौंक जाती है और अमेलिया मन में सोचती है, वह उसने जो बातें कही थी वह किसी बेकार की वजह से नहीं कही थी, बल्कि मैं उसकी आंखों में उसके कॉन्फिडेंस को देख पा रही थी। तो ठीक है, वैसे भी यह पर्सन मेरी इमेजिनेशन से कई बार परे जा चुका है, तो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ। और इस टाइम पर वैन, मैं तुम पर सच में भरोसा करने वाली हूँ, तो मैं चली अपने अटैक के साथ। और ऐसा कहकर वह सीधा ही उस डीमन बीस्ट की तरफ बढ़ जाती है अटैक करने के लिए और करती है स्टॉर्म स्पीयर का काफी खतरनाक सा अटैक।